स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर। और दोस्तों यहाँ पर हम उपस्थित हैं आपके बीच में मुद्दतों बाद एक प्रैक्टिस शीट के साथ। और यह प्रैक्टिस शीट जो है वह आपके आयोग के परीक्षा के अनुकूल है। जिस तरह से आयोग अपने 6 यूनिट से क्वेश्चंस चूज करता है, तय करता है, उसी के अकॉर्डिंगली इस बार, इससे पहले भी मैंने कई आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए हैं, उसी संदर्भ में इस बार भी इस प्रैक्टिस सेट के साथ हम उपस्थित हैं यहाँ पे, जिसमें 6 यूनिट से क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया लिया गया है और उसकी जो गुणवत्ता है वह आयोग के पैटर्न के अकॉर्डिंगली और उसके हिसाब से रखी गई है, जो आपके लिए आपके यूपीएससी की जो परीक्षा है उसके लिए 100% फलदायी होगी, आपके अंतिम सफलता में सहायक होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत हमने करी है। पहले प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स को जाता है, करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में शुरू किया गया है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका जो सही जवाब है वह है केरल। जैसा कि आप जानते हैं, केरल भारत का सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है। एक प्रश्न ये भी हो गया कि भारत का सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट कौन है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो प्रदेश है वह केरला है। और केरल ने ही पहला डिजिटल विश्वविद्यालय प्रारंभ किया है। दोस्तों जहाँ पर भी पहला आ जाता है, प्रथम आ जाता है, उन बातों को आपको दिमाग में रखना चाहिए। दोस्तों डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए इसको लागू करने का प्रयास किया है। इसका जो सही जवाब हुआ केरला, पहले का सी। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनमें से किसकी जयंती हाल ही में 19 फरवरी को 391वीं जयंती के रूप में मनाई गई, जिसे भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आयोग के प्रश्नों का अवलोकन आप करेंगे तो पाएंगे कि इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग ने किया है। तो आपको अगर पैटर्न से आप वाकिफ़ हैं, जैसे कि लाइव क्लासेज में मैं अक्सर आपको बताते रहता हूं, तो वहां पर और यहाँ पर भी आप पाएंगे। यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहे हैं। पहला कि 391 जो 391 की बात मैं कर रहा हूँ, दूसरी बात भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो 2 प्रश्न एक ही साथ हैं समाहित, और दोनों का एक ही उत्तर हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे, जिन्होंने आजीवन मुगलों से संघर्ष किया, जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। यद्यपि शिवाजी को हिंदू शासक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया था। तो शिवाजी की वर्ष 2021 में 391वीं जयंती मनाई जा रही है। इन्हें भारतीय सेना का पिता भी कहा जाता है। बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए किस स्पेस कंपनी ने एक बार में 143 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए। दोस्तों इस तरह का जो यहाँ 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस तरह का कार्य करने का जो प्रयास किया है वह किया है जो एलन मस्क की कंपनी है, अमेरिकन बिजनेसमैन, जो दुनिया के नंबर 1 अरबपति भी बन गए थे कुछ दिनों के लिए, स्पेसएक्स ने 2017 के इसरो के 104 सैटेलाइट लॉन्च करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिन्होंने 24 जनवरी 2021 को फ्लोरिडा से एक साथ 143 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे हैं। तो इस तरह से तीसरे का आंसर हुआ डी। बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न है, भारत ने किसके साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष घोषित किया है।
इसका जो सही जवाब होगा वह है चौथे का सी, फ्रांस। भारत और फ्रांस ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए इस पहल की शुरुआत करी है। भारत और फ्रांस, यहाँ पर फ्रांस सही जवाब हुआ। पाँचवें का ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, देश के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत किस राज्य से हुई है। यहाँ पर भी पहला आता है दोस्तों, प्रथम आता है। स्वाभाविक है आपको इसकी जानकारी रखनी चाहिए और इस तरह का पहल करने वाला जो पहला राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। दोस्तों पाँचवें का सी सही जवाब हुआ। यह कोलकाता में हुगली नदी पर स्थित बोट में बनाया गया है, जिसमें अंग्रेजी और बांग्ला भाषा की 500 किताबें उपलब्ध हैं। तो इस तरह का कार्य करने वाला, बोट लाइब्रेरी बनाने वाला जो राज्य हुआ वह हुआ पश्चिम बंगाल। दोस्तों बढ़ते हुए हम आ गए हैं छठे प्रश्न की तरफ और छठा प्रश्न यहाँ पर मैंने स्पोर्ट्स से रखा है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि प्रमुख ग्रैंड स्लैम। अगर जैसे आयोग पूछता है शब्दावलियाँ, खेल की शब्दावलियाँ, अगर वह पूछता है कि ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, या किससे जुड़ा हुआ ग्रैंड स्लैम, तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो विश्व की 4 बड़ी लॉन टेनिस की प्रतियोगिताएं हैं, जैसे अमेरिकन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन या ऑस्ट्रेलियन ओपन, इन्हें हम ग्रैंड स्लैम के रूप में जानते हैं। इसको भी आप अपनी स्मृतियों में अवश्य रखिएगा। और यहाँ पर बात हो रही है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब इनमें से किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है। पुरुष, महिला और मिक्स डबल और जो और एक युगल होता है, जो सारी बातें मैं भविष्य में करूंगा जब मैं प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि पुरुष किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है। तो नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है और यह उनका 18वां ग्रैंड स्लैम है। नोवाक ने इस प्रतियोगिता को फाइनल मैच में रूस के डेनिल मेदवेदेव को हरा करके यह प्रतियोगिता जीती है। नोवाक जोकोविच, छठे का बी सही जवाब हुआ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, 7वां प्रश्न आपका जो होगा वह होगा टीचिंग एप्टीट्यूड से। दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न सदैव से महत्वपूर्ण होते हैं और इसको आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न इसमें गलत होते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न का चयन मैंने किया है आपके लिए कि शिक्षण की प्रमुख अवधारणाओं में से एक अस्तित्ववाद में किसने यह कहा है कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है, किसके द्वारा कहा गया है। दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके प्रतिपादक जो हैं अस्तित्ववाद के और जिन्होंने यह बात कही है वह किर्कगार्ड हैं। किर्कगार्ड, जहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है आप देख सकते हैं, किर्कगार्ड ने इस व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया है और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका कहना है कि व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो अरस्तु की बात मैंने की है सी ऑप्शन में, तो अरस्तु आदर्शवाद के प्रतिपादक के रूप में रहे हैं, जबकि डाल्टन प्रकृतिवाद के प्रतिपादक के रूप में रहे हैं। जबकि यहाँ पर आप जॉन डेवी को देखते हैं तो जॉन डेवी जो हैं वह प्रयोजनवाद के प्रतिपादक के रूप में रहे हैं। तो सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अस्तित्ववाद से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप किर्कगार्ड को अवश्य याद रखिएगा। किर्कगार्ड यहाँ पर सही जवाब है। दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों को आप निश्चित तौर पर ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, या फिर मेरे नोट्स पर्याप्त होंगे इसके लिए। खैर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है।
दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। जैसा कि मैं प्रारंभ से ही आपके समय को बचाने के लिए ऑप्शन को नहीं पढ़ता, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें हम आपको बता दें कि जीवन में अगर सफलता आप प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको गहन अध्ययन करना होगा। चयनित अध्ययन, आकस्मिक अध्ययन या कंठस्थ कर करके आप पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर सकते। आपको डेप्थ में जाना होगा, आपको गहन अध्ययन करना होगा। यहाँ पर 8वें का सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और 9वां प्रश्न यहाँ पर मैंने आपके लिए चयनित किया है, इनमें से किसका प्रयोग मुख्यतः सामाजिक शोध में किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, सामाजिक शोध एक ऐसी विधा होती है जिनमें एक से ज़्यादा रियलिटीज होती हैं, वास्तविकताएं होती हैं, जिसको हम वस्तुनिष्ठता का भी नाम दे सकते हैं, जो कि एक त्रुटि है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए अनुसंधानकर्ता त्रिभुजीकरण दृष्टिकोण का उपयोग करता है। इसमें एक से अधिक प्रदत्त स्रोतों, जांचकर्ताओं एवं विधियों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, जब अनेक प्रकार के जांचकर्ता जब उपयोग करता है, जब शोधकर्ता उपयोग करता है, इस दृष्टिकोण को अपनाता है, तो इसको हम त्रिभुजीकरण विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वास्तविकताएं होती हैं। तो आप समझ सकते हैं त्रिभुजीकरण विधि 9वें का सी बिल्कुल सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर मैंने चयनित किया है आपके लिए कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में किस समिति ने देश में तकनीकी शिक्षा में सुधार करने की सिफारिश की है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, देश में कई शिक्षा समितियां बनी, कई तरह के सुधार की बात की गई, लेकिन तकनीकी शिक्षा सुधार की बात जो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इसकी बात डॉक्टर अनिल काकोडकर समिति ने की, जिसका गठन 2011 में हुआ था। इस समिति ने देश में तकनीकी शिक्षा में सुधार करने की नीति को सुचारू रूप से देने की सिफारिश करी थी। तो डॉक्टर अनिल काकोडकर समिति इसका सही जवाब हुआ। दोस्तों 10वें का सी। अब हम बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। और 11वां प्रश्न जो मैंने चयनित किया आपके लिए वह है आईसीटी से। और यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रश्न मैंने चयनित किया है आपके लिए कि आईसीटी भारत में सूचना संप्रेषण तकनीक के जन्मदाता किसको माना जाता है। भारत में सूचना संप्रेषण तकनीक का जन्मदाता जो है, दोस्तों यहाँ जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, राजीव गांधी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनके आगमन के बाद से ही कंप्यूटर युग की शुरुआत भारत में मानी जाती है, तो सूचना संप्रेषण तकनीक के जन्मदाता के रूप में हम प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर राजीव गांधी को मानते हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो यहाँ पे है वह आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न भी हमने चयनित किया है आपके लिए। और अगले प्रश्न में है, प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या कहलाता है। दोस्तों यह प्रयोग जो है ई गवर्नेंस कहलाता है। इन सारे प्रश्नों को आप ज़रूर से देख लीजिएगा, ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए, आपको अनंतिम सफलता दिलाने के लिए यह निश्चित तौर पर आपके कार्य में आएंगे। दोस्तों बढ़ते हुए हम आ गए हैं अगले प्रश्न की तरफ। और उससे पूर्व एक बार पुनः आपको हम बता दें कि अगर आप की तैयारी में किंचित कहीं भी कोई भी व्यवधान उपस्थित हो रहा है तो आप निश्चित तौर पर हमसे जुड़ करके वे सारी सुविधाएं बड़े ही न्यूनतम शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं। और वो प्रैक्टिस सेट की PDF वीडियोज और नोट्स आपको बड़े ही न्यूनतम शुल्क पर हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप कहीं भी किंचित कहीं भी आपको लगता है कि तैयारी में कोई बाधा उपस्थित हो रही है तो आप निश्चित तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब रणभेड़ियाँ बच चुकी हैं। अब आपके पास अब कोई उपाय नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। तो अब आप मील के पत्थरों को न देखें, इतिहास में न जाएं, क्योंकि एक एक प्रश्न की महत्वपूर्णता पूरी तरह से जगजाहिर है। और आप बस एक ही चीज़ डिसाइड कर लें कि आपको अपने टारगेट को अचीव करना है, अपने मंजिल को अचीव करना है। और उसके लिए अगर कहीं भी आपको कोई परेशानी हो तो आप जुड़ सकते हैं। अगले प्रश्न को आप देखें, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए
नींव का पत्थर इनमें से किस भाषा को कहा जाता है? दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका जो सही जवाब है वह है बेसिक। बेसिक को जो है हम नींव के पत्थर के रूप में जानते हैं। दोस्तों, बेसिक एक लोकप्रिय और सरल प्रोग्राम की भाषा है जिसका विकास 1964 में प्रोफेसर जॉन कैमेनी तथा थॉमस कुल्ट ने किया था। और इसके बारे में हम आपको बता दें कि इसका प्रयोग गणितीय एवं व्यावसायिक दोनों कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसकी सरलता के कारण इसका प्रयोग प्रशिक्षुओं की भाषा की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसी कारण इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। और एक बात और बता दें कि विश्व में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली यह कंप्यूटर की भाषा है। तो आप बेसिक के संदर्भ में बहुत सारी बातें जान चुके हैं, यह आपके लिए इनफ है। और अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों का चयन होता रहा है, और यहाँ पर जो अगला प्रश्न मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है वह है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। बड़ा ही पॉपुलर प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न निश्चित तौर पर ब्राउज़र संबंधित, सर्च इंजन से संबंधित प्रश्न आते रहे हैं आयोग में, आप वाकिफ भी होंगे। एक बार पुनः इसकी प्रैक्टिस कर लें। और यहाँ पर आप देखिए कह रहा है, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा क्रोम। दोस्तों, क्रोम जो है वह सर्च इंजन नहीं है। हम आपको इस संदर्भ में बता दें कि क्रोम जो है गूगल इनकॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया इंटरनेट ब्राउज़र है। इंटरनेट ब्राउज़र और सर्च इंजन में मूल अंतर यह होता है कि ब्राउज़र कंप्यूटर की मेमोरी में संरचित होता है, जबकि सर्च इंजन के लिए हमें ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के जरिए पहुंचना पड़ता है। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर 3 गूगल, याहू और बिंग तो सर्च इंजन हैं, लेकिन क्रोम जो है वह सर्च इंजन नहीं है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, कंप्यूटर घड़ी यानी कि सिस्टम क्लॉक के स्पीड की गणना किससे की जाती है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप 15वें प्रश्न को, और 15वें प्रश्न में कहा गया है कि सिस्टम क्लॉक की स्पीड की गणना किससे की जाती है। तो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा जवाब है कि मेगाहर्ट्ज़ के द्वारा कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पूर्व एक बार पुनः हम आपसे कहेंगे कि सेल्फ स्टडी करने में कहीं कोई दिक्कत आती हो तो अब बिना किसी हिचकिचाहट के आप हमसे जुड़ सकते हैं, और बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर हमारे द्वारा इसकी जीके पोर्शन की प्रिपरेशन कराई जा रही है, और आप जुड़ करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। 16वां प्रश्न है जो कि आपके मैन एंड एनवायरनमेंट से है। मैंने आपसे कहा था कि मैंने उन 6 इकाइयों को चुनने का प्रयास किया है और उसके प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है, जिससे कि पूर्णतः आपकी प्रैक्टिस हो सके, जो कि पूरी तरह से आयोग के पैटर्न के अनुकूल है। और हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि जब भी आप अपनी स्टडी करें, आप सारे पोर्शन को समान महत्वपूर्णता के साथ देखें और उसके प्रश्नों का चयन करें पैटर्न के अकॉर्डिंगली। नीचे लिखे 16वें प्रश्न को देखें कि नीचे लिखे प्राकृतिक खतरों में मनुष्य के सर्वाधिक क्षति के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चारों ऑप्शन जो हैं वह नेचुरल डिजास्टर हैं, प्राकृतिक आपदा हैं, और चारों जो है मनुष्य के लिए सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाले हैं। लेकिन इनमें से अगर कोई एक चुनना है तो वहाँ पर आप कहेंगे अर्थक्वेक के वजह से जो जान माल का खतरा है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि भूकंप जो है सर्वाधिक क्षति के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी तो सारे हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है वह भूकंप है। बढ़ेंगे हम 17वें प्रश्न की तरफ। ट्रिब्यूनल अधिनियम जिसका उद्देश्य देश में पर्यावरण अदालतों की स्थापना करना है, किस वर्ष पारित किया गया? प्रश्न में ही एक उत्तर छिपा हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम जिसका उद्देश्य, अगर उद्देश्य पूछता है तो देश में पर्यावरणीय अदालतों की स्थापना करना, पर्यावरण संबंधी मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए एक विशिष्ट न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी जो पारित हुआ था राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, यानी कि 17 का डी आपका सही जवाब है। दोस्तों, कदम चूम लेगी खुदा कर के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। बस आप अपनी हिम्मत नहीं हारिए और अपने सतत प्रयास को जारी रखिए। जिस दिन से चला हूँ बस मंजिल पे नज़र है, मैंने कभी मील का
पत्थर नहीं देखा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे ब्रैकेट में है समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो चयनित किए गए हैं वह मानव एवं पर्यावरण के हैं और आप समझ सकते हैं कि मानव एवं पर्यावरण एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पर बात की गई है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे की, तो पेड़ पौधों की महत्ता से आप अवगत होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे जो सेवाएं मनुष्य को दे रहे हैं, जो मनुष्य जानवर सभी को दे रहे हैं, जो मानव द्वारा या जानवरों के द्वारा छोड़े गए कार्बन को सोखते हैं, ये पेड़ हमारे लिए जो संजीवनी का कार्य करते हैं, हमारे लिए यह एक पूरी आधार श्रृंखला है। यद्यपि हम आपको बता दें कि जितनी बेरहमी से हमने पेड़ों को काटा है, जब से मानव जाति ने आज से 12,000 साल पहले खेती करना शुरू किया, तब से हमने दुनिया के कुल करीब 6 खरब पेड़ों में से आधे को काट डाला है। तो आप समझ सकते हैं और यह मानव के लिए कितना घातक है, कितनी समस्याएं पेड़ पौधों की समाप्ति के बाद हैं। तो यह किसकी वजह से होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यहाँ पर 18 का डी बिल्कुल सही जवाब है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, भारतीय संसद जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2002 में। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1992 में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो है जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया। इस अधिनियम से हम किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन में के द्वारा शोध या व्यावसायिक उपयोग होती भारत में उत्पादित किसी भी जैव संसाधन की प्राप्ति कर सकते हैं। जैविक संसाधनों का संरक्षण, उनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट आदि चीज़ें इससे क्रियान्वित की जाएंगी। दिसंबर 2002 जैव विविधता अधिनियम आपको याद हो चुका होगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला जो प्रश्न है हमने चयनित किया है आपके नेशनल मूवमेंट से। और नेशनल मूवमेंट के संदर्भ में यहाँ पर जो बात आ रही है वह यह है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, चारों भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और जिसमें एक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, एक भारत के प्रथम राष्ट्रपति, एक भारत के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एक भारत के पहले कानून मंत्री और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। दोस्तों हम आपको बता दें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले में यहाँ पर जो नाम उल्लेखित है वह है BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। 20वें का बी बिल्कुल सही जवाब है। इसके अतिरिक्त एक और नेता ने भी पार्टिसिपेट किया था, उसके नाम का उल्लेख भी मैं यहाँ पर कर देना चाहूँगा आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तेज बहादुर सप्रू, उन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों जब अंग्रेजों को यह लगने लगा कि अब भारत पर शासन करना मुश्किल है तो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन, पहला सितंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930 से सितंबर 1930 से दिसंबर 1931 तक और तीसरा जो है वह 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक रहा और यह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में हुआ था। BR अम्बेडकर इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और दोस्तों अगला प्रश्न जो है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस तरह की प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है। कुछ इस तरह के प्रश्नों का चयन जो एक तरह से अबूझ पहेली की तरह होते हैं लेकिन उनकी महत्वपूर्णता होती है। आप देखें यहाँ पर निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेरोल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्वक टिप्पणी करी। दोस्तों यहाँ पर 4 मुकदमे हैं। INA मुकदमा,
लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा और जालियांवाला बाग षड्यंत्र मुकदमा। हम आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वह है 21 का सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। मेरठ षड्यंत्र मामला एक विवादास्पद अदालत का मामला था और यह मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया था और मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस मुकदमे की जो पैरवी की थी वह मोतीलाल नेहरू ने की थी और काम रोको प्रस्ताव भी उन्होंने पेश किया था। और इसमें एक बात और बता दें कि आइंस्टीन जो रिनाउंड साइंटिस्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप इनको अच्छी तरह से जान रहे हैं, और इन्होंने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर इस मुकदमे को हटा लेने की मांग करी थी। तो यहाँ पर बातें क्लियर हो चुकी हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929, और आइंस्टीन से लेकर के जीवेल से लॉटरी और रूजवेल्ट ने इस पर टिप्पणियाँ करी थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह भूगोल से संबंधित है, आपके सोलर सिस्टम से संबंधित है। और सोलर सिस्टम के अंदर यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस जो है खगोलकीय दूरी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कही जाती है। दोस्तों, एक एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है उसकी जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर मानी जाती है, यानी कि 22 का ए बिल्कुल सही जवाब है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर करीब करीब जो दूरी है उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में हम मानते हैं। तो यहाँ पर 22 का ए बिल्कुल सही जवाब हुआ। और अब हम बढ़ेंगे 23वें प्रश्न की तरफ, और 23वां प्रश्न जो है वह भारतीय सांस्कृतिक विशेषताओं से है, ऐतिहासिक विशेषताओं से है। और यहाँ पर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो इतिहासकार हैं वे पूर्वाग्रह से ग्रसित रहे हैं, और हमारे ऊपर जो अंग्रेज़ों का शासन रहा है उन्होंने हमारे विद्वानों की तुलना, जैसे कालिदास की तुलना शेक्सपियर से कर देना या फिर चाणक्य की तुलना यहाँ पर मैकियावेली से कर देना, बड़ा ही दुरूह, बड़ा ही गलत साबित लगता है। क्योंकि चाणक्य जो थे वो हजारों साल पहले मैकियावेली से थे, लेकिन यहाँ पर कहा रहा है कि मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। दोस्तों, मैकियावेली के प्रिंस जो थे वह इटली के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे पुनर्जागरण काल के, और उनकी जो रचना प्रिंस बहुत व्यवहारिक राजनीति के महान ग्रंथों के रूप में स्वीकार की जाती है। साथ ही साथ भारत के महान जो इतिहासकार, जो भारत के महान एक तरह से कहें सम्राट निर्माता चाणक्य को व्यवहारिक राजनीति में आदर्श गुरु की संज्ञा दी जाती है। चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विष्णुगुप्त भी उनका एक नाम था, आप जान सकते हैं। तो उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। इस तरह के प्रश्नों का सृजन होता रहा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है भूगोल संबंधित है, भारत के भूगोल संबंधित है। भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र को, जो बहुत ही फर्टाइल है, जो राइस प्रोडक्शन के मामले में अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी वजह से उसे जो हम राइस बाउल ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं, डेल्टा रीजन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस बिलोंग्स टू पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो है अनुच्छेद 21, जिसमें कि प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार यानी कि जीने का अधिकार है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप पाएंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण को कभी भी स्थगित, यानी कि इसको आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 20 और 21, 25 का डी बिल्कुल सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह आपका इंडियन एग्रीकल्चर से है, और यहाँ पर लिख रहा है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है। संस्थानों से संबंधित प्रश्न आयोग में आते रहे हैं, और इस तरह से हमने उन सारे पैटर्नों को ही यहाँ पर सम्मिलित करने का प्रयास किया है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न आपको
आने वाली परीक्षाओं में निश्चित तौर पर देखने को मिले, क्योंकि मेरा चयन उसी के अकॉर्डिंगली हो रहा है, करने का मैं प्रयास कर रहा हूं और आप इससे अवगत हो रहे होंगे। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। हम आपको बता दें कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का ही एक घटक संस्थान है, जिसकी स्थापना 1992 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए मैंने संकलित किया है, जिसको लेकर के भारत में किसान आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है और अभी भी जारी है, 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। भारत में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की शुरुआत कब की गई? हम आपको बता दें, यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं 27 का B 1966-67 में गेहूं के लिए प्रथम बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। भारत में MSP की जो अवधारणा है वह लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, और MSP जैसा कि आप जानते हैं एक न्यूनतम कीमत होती है जिस पर किसान चाहे तो सरकार को अपने माल बेच सकता है। तो अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर जो आपके लिए मैंने संकलित किया है वह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित है। इसमें किस पैरामीटर्स को हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं करते हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और एडल्ट लिटरेसी है, या फिर आपका रियल पर कैपिटा इनकम है, जबकि यहाँ पर जो सामाजिक असमानता है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 28 का D, इसको हम पैरामीटर्स के रूप में शामिल नहीं करते। सामाजिक असमानता यहाँ पर सही जवाब हुआ 28 का D। और अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमने आपके लिए लिया है जो यहाँ पे GST से लिया है, टैक्स से लिया है, कि GST के मॉडल को, दोहरे मॉडल को, जैसा कि आप जानते हैं GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था और वहाँ से लिया गया था, लेकिन दोहरे मॉडल को अपनाने वाला एकमात्र देश जो यहाँ पर उदाहरणों में है जो आप 4 देख रहे हैं, इसमें कनाडा इसका सही जवाब है। कनाडा से दोहरे मॉडल को अपनाया गया था, और केवल कनाडा ही था जिसने GST मॉडल को अपनाया था, लेकिन अब भारत भी दोहरे GST मॉडल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर 29 का E कनाडा बिल्कुल सही जवाब हुआ। दोस्तों, कभी कभी आपने प्रश्नों के आकलन में देखा होगा कि आयोग जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री से भी कुछ प्रश्नों को चुन लेता है, मंत्रियों के नाम चुन लेता है, मुख्यमंत्रियों के नाम चुन लेता है। तो आपको इस चीज़ को अपने मनोमस्तिष्क में अंकित करना होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप प्रश्नों के पैटर्न को समझें। अगर सफल हो जाएं तो यू हैव नो नीड टू ज्वाइन एनी कोचिंग, आप सेल्फ स्टडी करें। अगर लगता है कि कुछ मिस हो रहा है तो आप लम्हों की खता को सदियों की सजा में तब्दील न करें और हमसे जुड़ करके वो सारी चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश करें बड़े ही न्यूनतम शुल्क पे। बहरहाल हम यहाँ पर आएंगे 30वें और अंतिम प्रश्न की तरफ कि वर्तमान में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है। दोस्तों, जो कैबिनेट पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंगली वर्तमान में जो जनजातीय कार्य मंत्री हैं वह अर्जुन मुंडा हैं। अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री यानी कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर हमने 3 नाम और दिए हैं, उसमें रमेश पोखरियाल से आप अवगत होंगे जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, जिसका नाम बदल करके वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। थावर चंद गहलोत जिन्हें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में जाना जाता है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अगले मिनिस्टर के रूप में आपने यहाँ पर देखा जो आपके सदानंद गौड़ा हैं, DB सदानंद गौड़ा, जो रसायन एवं उर्वरक मंत्री के तौर पे जाने जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला जिसमें हमने 6 यूनिट को शामिल किया था वह समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए आपके नए पहलुओं से आपको अवगत कराते रहेंगे, आपके अनंतिम सफलता की ओर आपको लेते जाते रहेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।